को एक एक अंगूठा दे दीजिए और अब एक एक अंगूठा और पुष्पगुच्छ से अब आप भी इस क्लास के साथ एकदम दिल से मन से जुड़ जाइए। तो चलिए अब हम लोग बहुत बढ़िया क्लास से फटाफट देखिए सब लोग का प्राप्त होना शुरू हो गया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छी बात। अब आप लोग का यही प्यार तो खींच लाता है और इस दोपहरी में भी आपके ये प्रेम के छाव में जितने सुकून और शांति प्राप्त होते हैं वो शायद कहीं ऐसे में भी ना हो। इतने बढ़िया आप लोग के साथ पढ़ाने में और जुड़ने में मजा आता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। हम लोग आज के टॉपिक रखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जिस टॉपिक का नाम है अपवाह तंत्र। और अब हम आप लोग से प्रयास करेंगे कि हमारे साथ अब कमेंट सेक्शन पे एकदम कम ध्यान दीजिए और सभी लोग जितने हो सके उतना एकदम ध्यान हमारे साथ यहाँ पर केंद्रित रखेंगे और तब क्लास का आनंद अलग हो। चलिए लगातार आप लोग नॉन स्टॉप देखते हैं, कई बच्चे 500-600 के बीच में बहुत अच्छे एक्टिव होते हैं और बहुत बढ़िया क्लास को समझ पाते हैं। तो चलिए बाकी सभी लोग भी अपनी एक्टिविटी को रखेंगे। जिस समय आपको कहा जाए उस समय आप लोग लाइक और तमाम चीज या जो कमेंट्स की जरूरत है आप उसको देंगे। बाकी समय सभी लोग सुनने पर ध्यान देंगे। मैं जैसा देख पा रहा हूँ विभिन्न जगहों से सभी लोग जुड़े हैं। सबका हम अपने चैनल को स्वागत करते हैं। आपका ये अपना चैनल है और इसमें सब लोग अपने साथ एकदम पूरे ध्यान से इस चीज पर समझने का प्रयास कीजिए। अपवाह तंत्र का मतलब नदी के बारे में, अपवाह के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और नदी को, अपवाह को दो प्रकार में हम लोग बांटते हैं। एक हम लोग कहते हैं हिमालय का अपवाह तंत्र और दूसरा नंबर हम लोग कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। इसमें दो बात हम लोग देखते हैं। जो नदियां हिमालय से निकलती है, हिमालय से जिसका उद्गम होता है, चाहे वो गंगा हो, चाहे सिंधु हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, उसको हिमालय नदी तंत्र में हम लोग पढ़ते हैं। और इसमें मुख्य 3 नदी तंत्र की डिटेल अध्ययन हम लोग करेंगे। एक का नाम है गंगा नदी तंत्र, दूसरा का हम लोग नाम देखेंगे गंगा नदी तंत्र के बाद इसी का नाम है सिंधु नदी तंत्र और तब हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। यानी हिमालय नदी तंत्र में हम लोग 3 नदियों का डिटेल अध्ययन करेंगे, एक गंगा नदी तंत्र का, एक सिंधु नदी तंत्र का और एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का। और जब हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में चलेंगे तो पूरे दक्षिण भारत के, चाहे वो नर्मदा हो, ताप्ती हो, महानदी हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, मिगई हो, जो है सभी रिवर हम लोग इसमें प्रायद्वीपीय में हम लोग पूरे स्टडी करेंगे। तो अब आप इस अपवाह तंत्र में अंतर भी समझ लें। ये मुख्य रूप से बर्फ के पिघलने से या वर्षा से दोनों समय इससे जल निकलते हैं। इसीलिए हिमालय की नदियां सदा नीरा होती है, इसमें हमेशा जल होता है। गर्मी के दिनों में भी ग्लेशियर के पिघलने से इसमें पानी होता है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में ये नदियां, सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत का मतलब है वर्षा के कारण जो मुख्य रूप से जमा पानी है वो चलते हैं। तो गर्मी के दिन में प्रायद्वीपीय नदियां अक्सर सूख जाते हैं। यानी हम लोग देखें हिमालय की नदियां गर्मी, बरसात, ये हमेशा पानी होता है। लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे ये गर्मी के दिनों में सूख जाएंगे। नदी बनती कैसे है? बरसाती नदी का कंसेप्ट आप बढ़िया से समझ पाते होंगे। आपके घर में मान लो इतना बड़ा एक घर का छत है, आप देखे होंगे कि अगर बहुत तेज बारिश होती है और छत से पानी निकलने का पाइपलाइन अगर एक ही दे दिया जाए तो पानी छत पर जमा हो जाता है। कई बार आपके घर में भी हुआ होगा कि पाइपलाइन जाम हो गया, थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है तो छत पर पानी जमा होगी और वर्षा छूटने के बाद भी यह पानी देर तक गिर रहा है। ठीक इसी प्रकार की घटना होती है जो पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहां भी ठीक ऐसा होता है। आपका घर तो इतना छोटा हिस्सा में है, पर्वत पहाड़ बहुत बड़े बड़े हिस्से में होते हैं और इन हिस्सों में जब वर्षा होती है तो इसका पानी भी एक जगह जमा होता है और जब इसके निकलने का क्षेत्र छोटा होता है तो इससे वर्षा समाप्त होने के बाद भी पानी दूर तक निकलते रहता है और इसी को बीच रास्ते में नदी के नाम से जानते हैं। ये नदियां, ऐसा हो सकता है कि ये पहाड़ कई चैनल में हो तो बीच में अगला, बीच में अगला, कई तरफ से इसमें जलधारा जुट जाए और फिर चला जाए। इसमें ये बरसात में जब पानी पड़ेगा इस नदी में पानी होगा, गर्मी के दिनों में यहाँ पानी खत्म, नदी सूख गई। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यदि आपके गांव में ये हो सकता है कि आपका गांव यहाँ पे है और बहुत दूर में एक तीव्र ढलान का पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है। तो तीव्र ढलान अगर होगा तो यहाँ जब वर्षा होगी तो पानी अचानक तेजी से नीचे आएगा और यहाँ पर जो नदी होगी इसमें सिर्फ तब ही पानी होगा जब इधर तेजी में वर्षा होगी। और चूंकि ढलान तीव्र है तो पानी तेजी से इसमें बढ़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि पानी सूखा हुआ है, यहाँ तक कोई वर्षा नहीं हो रहा है, लेकिन इधर बहुत तेज बारिश हो रही है, दिखाई नहीं दे रहा है। जिस समय व्यक्ति नदी में प्रवेश किया सूखा हुआ है, लेकिन अचानक बहुत जोर का पानी आया और बहा के लेके चला गया। और आप खुद समझ रहे होंगे, ऐसा एक आदमी, 2 आदमी अगर बह जाए तो लोग इसी को कहते हैं भूतहा नदी है। यही भूतहा है। भूतहा और दूसरा कुछ नहीं होता है। एक दो बार आदमी अगर बह गया तो लोग कहते हैं कि भूतही नदी। ऐसा कई जगह भूतही नदी का नाम आप सुने होंगे, लेकिन अब आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब तीव्र ढलान के बाद ये नदियों का मार्ग है, इसीलिए ऐसा रिवर ऐसा होगा। फिर ये पानी खत्म, नदी का पानी खत्म। अब हम लोग आपको समझाने जा रहे हैं ग्लेशियर के साथ पूरे डिटेल से। बात 2 मिनट हम लोग समझेंगे, बाकी फिजिकल ज्योग्राफी में भी तमाम सिस्टम हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए जरा ध्यान दीजिए, एकदम पूरे बढ़िया से इस स्थिति को समझें। अगर कभी बहुत ऊंचा पहाड़ होता है तो आपको बताया है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर घटते जाता है और जब टेम्परेचर बहुत घट जाता है तो यहाँ पर जो हमारा बादल में जलवाष्प है वो बर्फ के रूप में जम जाता है और इसी को हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। देखिए ग्लेशियर यही चीज है।
और ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलते भी रहता है। जब आप बर्फीले क्षेत्र में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर जाओगे तो यहाँ एकदम कहीं कहीं से बर्फ पिघल पिघल करके और आपस में जुड़ते जाएंगे। शुरुआत में इसमें पानी का स्पीड बहुत कम होगा। जब कई जगह से ये धारा जुट जाएंगे तो स्पीड आ जाएगा और तीव्र ढलान होने से यहाँ पर अगर पानी पड़ गया तो बड़े बड़े पत्थर कोई लेके चल देगा। और अगर ये अचानक ऐसे ढाल है तो यहाँ पे पानी तेजी से गिरेगा। अगर यह मुलायम चट्टान है तो लगातार पानी गिरते रहने से नीचे एक घाटी जैसा बन जाएगा जिसको भी आकार की घाटी कहते हैं। ये भी आकार की घाटी। अगर और मुलायम चट्टान है, पानी लगातार गिरते रह जाए तो ये भी आकार की घाटी और बड़ा जब हो जाए तो इसी को हम लोग गॉर्ज के नाम से जानते हैं। यदि गॉर्ज भी और बड़ा हो जाए, ये और बड़ा हो जाए तो इसको कैनियन के नाम से जानते हैं। आपको धीरे धीरे क्वेश्चन आएगा, भी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, ये सभी का निर्माण कब होता है? नदी के प्रौढ़ावस्था में, युवा अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में। तो ध्यान रखना है, ये सभी का निर्माण प्रारंभिक अवस्था में होता है। जब नदी प्रारंभ में है तब यहाँ पे भी आकार की घाटी वगैरह बनाएगा। समतल मैदान में भी आकार की घाटी नहीं बनती। ऊपर से अगर गिर रहा है तब उस समय भी आकार की घाटी बनेगी। फिर हम लोग जरा यहाँ पर इसी बात को बढ़ाते चले। जब ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ कोई पहाड़ है, अंदर अंदर इसमें कटिंग कर दिया तो यहीं से पानी अगर गिरने लगा तो इसी को हम लोग झरना कहते हैं। ये झरना है। जब यह नदी समतल मैदान में पहुंचती है, यहां से नदी का दुख शुरू हो जाता है क्योंकि यहां तीव्र ढलान होने से पानी का स्पीड बहुत तेज होता है। बड़े बड़े चीजों को अपने साथ ढो के लाने में सक्षम होता है। लेकिन जैसे ही मैदानी भाग में प्रवेश करता है तो यहाँ पे एक पत्थर अब चाप के आकार का अगर छूट सकता है, गोलाकार बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो यहाँ पर यह जलोढ़ पंख का निर्माण करता है। धीरे धीरे जब यह और आगे की ओर बढ़ता है तो जब यह और आगे बढ़ेगा तो इसके फेज बदलते जाते हैं। और जैसे जैसे यह मैदानी भाग में आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते बढ़ते अगर यह प्रवेश कर जाता है समुद्र तल के नजदीक, जहां यह दूसरे नदियों से इसको मिलना होता है, वहां पर इसकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है क्योंकि सागर तल धरती का सबसे निचला तल होता है। तो आपको अब समझना है यहाँ पे स्टेप को। जब नदियां समुद्र के नजदीक पहुंचती है, जब नदियां समुद्र के नजदीक पहुंचती है तो समुद्र के नजदीक पहुंचने में ढाल एकदम खत्म हो जाता है। तो यह अपने साथ जो अवसाद लेकर चलता है, यही चीज इसी के लिए मलामत हो जाता है। अपने ही चीज को ये जमा करना, डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। यहाँ पर बहुत गौर करेंगे, 2 मिनट की बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। और जब अपने द्वारा ही बीच में कुछ कुछ चीज काट के लाया है, वो चीज को यहाँ पर जब यह डिपॉजिट करता है, रखता है, तो उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, इसके कई मार्ग बदल जाते हैं और यह नदी धीरे धीरे कई मार्ग में बदल करके इस रूप में समुद्र में मिलती है जिससे एक त्रिभुज के आकार का निर्माण होता है। और फिजिक्स में आप इस त्रिभुज के आकार का नाम जानते हो, इसी को डेल्टा कहते हैं। यही डेल्टा है। और आपको ध्यान रखना है, नदियां जब समुद्र में मिलती है तो कई भागों में बट जाती और कई भागों में बटती है, तो इस आकृति को ही हम लोग डेल्टा कहते हैं। और आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाना चाहिए कि ये जो डेल्टा आप देख रहे हो, ये त्रिभुज का आकार है। और यहाँ पे 2-3 बात हम आपको समझाना चाहेंगे। जो बच्चे अब 2 मिनट हमारे साथ ध्यान दोगे तो नदियों का बेस कंप्लीट हो, तब एक बार लाइफ और तमाम सिस्टम का चलन चलेगा। अब थोड़ी सी बात सुनो। जब कभी तुम किसी नदी को देखना, देखो नदी पढ़ने जा रहे हो का मतलब एक भूगोल के एक अच्छे विद्यार्थी, किसी नदी को देख करके तुम बता सकते हो कि यह जवान नदी है, कि बुढ़ापा आ गया है, कि मरने जा रहा है। सब स्थिति बता सकते हो। यदि नदी ऐसे क्षेत्र में आ जाए जहां वो दूसरे नदी से मिल रहा है, लास्ट कर रहा है, तो इसका मतलब उसका नेचर बुढ़ापा वाला आ गया और अपने ही गाद को अपने ही जमा करेगा। वो अत्यंत विसर्पाकार हो। 2 कंडीशन, यदि वो समतल मैदान में चलेगा तब भी इतना सांप नुमा हो जाएगा, और कभी कभी तो यही सांप नुमा एक दूसरे से मिल जाते हैं और यहीं पर ही पानी को छोड़ देते हैं। इसी को आप आगे पढ़ोगे, इसको गोखुर झील कहते हैं, या नदी ने छोड़ा है, इसको छाड़न झील के नाम से जानते हैं। तो छाड़न झील या गोखुर झील ये मैदानी क्षेत्र में खास बनता है। कभी कभी पूछेगा छाड़न झील का निर्माण होता है पर्वतीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, तो मैदानी क्षेत्र में निर्माण हो। और जब नदी को देखना कि बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, क्यों टेढ़ा मेढ़ा हो गया? क्योंकि इसका ढलान कम गया है। जो एक गाद लेके आ रहा है वही डिपॉजिट कर रहा है और इसी का मार्ग इसी से अवरुद्ध हो रहा है। और तब बेचारा टेढ़ा मेढ़ा चलते हुए समझना, जब जिलेबिया कट नदी देखना तो समझना कि बहुत जल्द ये दूसरे नदी में मिलने जा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान में आपका रहना चाहिए। और अब अगर इसके कई ब्रांचेज हो जाए तो इसका मतलब ये समुद्र से मिल रहा है। गंगा नदी भी जब समुद्र से मिलती है तो कई ब्रांचेज में बट जाती है, और कई ब्रांचेज में बढ़ जाएगा तो ये समुद्र के नजदीक का सीन है। और ये जस्ट लाइक त्रिभुज जैसा है जिसको डेल्टा कहते हैं। और यही आप सभी लोग जानते हो, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसको सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। वर्ल्ड में इतना बड़ा डेल्टा कोई नहीं है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का सुंदरवन का डेल्टा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ सुंदरवन का डेल्टा, कई बच्चे समझते ही नहीं है डेल्टा क्या है। और कोई भी नदी जब समुद्र में मिलेगी तो डेल्टा का निर्माण करेगा, ये जरूरी नहीं है।
ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें समुद्र का ज्वार काफी दूर तक आए और नदी के गाद को उठा के अपने साथ ले जाए। तो ऐसे डेल्टा को हम लोग ज्वार नदमुख डेल्टा के नाम से जानते हैं, ज्वार नदमुख डेल्टा कहते हैं, या इसी को भूगोल में एस्चुरी के नाम से जानते हैं। कभी कभी बच्चे, देखो हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यही कंसेप्ट है। कई बच्चे ये जानते भी नहीं है कि एस्चुरी क्या है, और पढ़ेगा क्या, निम्नलिखित में कौन नदी डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बनाती है। और वहां बच्चे हमसे भी बार बार पूछते हैं व्हाट इज एस्चुरी, एस्चुरी क्या है। तो पहले तो डेल्टा क्या है, एस्चुरी क्या है। डेल्टा और एस्चुरी हम लोग सभी लोग समझ गए कि ये नदियों के प्रारंभिक चरण का आकार नहीं है। डेल्टा और एस्चुरी ये नदियों के अंतिम चरण की आकृति है, नदियों के बुढ़ापा के काल की आकृति है, ये नदियों के लास्ट फेज का चिन्हासी। और अभी हम एक बार समझा दें तो सभी बच्चे एस्चुरी समझ जाओगे। एस्चुरी का मतलब जहां नदी अपना अंतिम निक्षेप छोड़ता है, समुद्र का ज्वार वहां तक जाता है और इसके सभी निक्षेप को अंदर लेके जाता है। यानी नदी का लास्ट और समुद्र का ज्वार अगर मिलते जुलते रहे तो उसी पार्ट को एस्चुरी कहते हैं। वहां किसी प्रकार का ऐसा आकृति का निर्माण नहीं होता। और भारत की दो नदी आप नर्मदा और ताप्ती पढ़ोगे जो डेल्टा का निर्माण न कर एस्चुरी बनाते हैं। क्यों एस्चुरी बनाते हैं इस बात की भी चर्चा हम करेंगे। अभी इस डेल्टा में भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। एक जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहे, एक नदी ऐसी भी है जो ऐसे आती है और फिर इस प्रकार से चली जाती है, इसके कई ब्रांचेज होते हैं, फिर इस प्रकार की चली जाती है, इसमें भी कई ब्रांचेज होते हैं, फिर इस प्रकार से चली जाती है और इसमें भी कई ब्रांचेज होते हैं। और इसका आकार ऊपर से देखने पर चिड़िया के पंजा के समान लगता है। देखो ऊपर से लग रहा है कि चिड़िया का पंजा है। अब आपसे क्वेश्चन आएगा, कौन सी ऐसी नदी है जिसके डेल्टा का आकार पंजाकार है, चिड़िया के पंजा के समान है। जल्दी नाम लिखो, हम देखें कितने बच्चे हमारे सही कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत मजा आएगा। अब धीरे धीरे देखो, नदी तो अभी हमने शुरू किया है। हमारे क्लास की खासियत है जीरो लेवल टू हीरो लेवल, एकदम जीरो से चल रहा है। जो बच्चे कभी नहीं पढ़े हो वो भी समझोगे और वहां तक समझाएंगे जहां तक आप अंतिम पढ़ के छोड़े हो, उससे भी आगे का सफर तय होगा। तो चलिए, अभी आपको हमने क्वेश्चन दिया, देखते हैं कितने बच्चे हमें आंसर देते हैं। बहुत अच्छी बात है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। वेरी गुड। देखिए रोहित जी शायद लगाते हैं, लेकिन शायद नहीं, आपका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मिसिसिपी, मिसिसिपी बिल्कुल सही है, लेकिन भारत की नदी नहीं है। हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका जब पढ़ेंगे तो मिसिसिपी और उसकी सहायक मिसौरी दोनों रिवर के अध्ययन करेंगे और उसके डेल्टा का आकार चिड़िया के पंजे का आकार का है। तो हम लोग डेल्टा, एस्चुरी और तमाम चीज हम लोग डिटेल यहाँ पे समझे। देखिए कई लोग, बहुत अच्छा, ये तो गर्दा मचा के रखा जी, बहुत बढ़िया। सभी लोग का हम देख पा रहे हैं लगभग आंसर सही की, बहुत अच्छी बात। यही जरूरत है पढ़ने के समय, जिस समय जरूरत हो खूब जबरदस्त कमेंट कीजिए और जिस समय समझना हो खूब जबरदस्त समझिए। एकदम सजग पाठक की तरह आपको व्यवहार करना है। लगे कि बात पढ़ने में भी खूब मन लगाते हैं, आंसर भी खूब चेक करते हैं और खूब समझते भी हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको शुरू करें। कुछ लोग गंगा लिख दिए हैं, लेकिन आपको समझा दें, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहते हैं और इसका आकार जो देख रहे हो ये इस प्रकार का है। ये आकार ऐसे जो देख रहे हो इसको चापाकार डेल्टा कहते हैं। कई बार अच्छा सेटर होगा तो कह सकता है गंगा के डेल्टा का आकार है चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, इस तरह से कई चॉइस थे। तो जो भी नेचुरल डेल्टा होते हैं वो सभी चापाकार ही होते हैं। बाकी एस्चुरी भी आपने समझ गया। एस्चुरी कभी कभी नहीं लिख करके इसी को आपको दूसरा नाम ज्वार नदमुख डेल्टा भी दे सकता है। आपको दे देगा कि नर्मदा द्वारा बना डेल्टा है और उसमें ज्वार नदमुख लिखा रहेगा, तो ये सही आंसर है, इसी को एस्चुरी कहते हैं। इसका आंसर ही है कि समुद्र का ज्वार नदी के मुख तक जाए, समुद्र का ज्वार नदी के मुख तक जाए और उसके निक्षेप को उठाकर सागर में लेते चला है, तो इसको ज्वार नदमुख डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो चलिए यहां तक का स्टेप हम मान के चलते हैं एकदम सही है। और जिन बच्चों को यहां तक खूब समझ में आया, अब आनंददायक सफर शुरू होने जा रहा है, क्योंकि अब हम जीरो लेवल से पहला काम क्या करेंगे, कम से कम आज के क्लास में 20-25 नदी सभी बच्चे को दिमाग में बैठाएंगे और उसके बाद क्लास का लेवल हाई होगा। गंगा नदी तंत्र आज ऐसा पढ़ोगे कि कहोगे कि सर सचमुच ऐसा कभी नहीं सीखे थे और मजा आ गया गंगा पढ़ने में। आज गंगा नदी तंत्र हम लोग चलेंगे, अगले दिन गंगा खत्म हो जाएगा, तब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, फिर सिंधु नदी तंत्र, तब प्रादीपीय नदी तंत्र, और तब जिस लड़के का नदी ठीक है, झील सही होगा, जैसे पर्वत से दर्रा था नदी से झील होता है, और तब उसके बाद इधर बेसिक कंप्लीट, फिर आगे का सिस्टम आपका शुरू हो जाएगा। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को यहाँ तक क्लास खूब बढ़िया लगा, समझ गए हैं, वे सभी लोग फटाफट एक लाइक दे देंगे और लाइक देने के बाद एक अंगूठा दे दें तो क्लास को हम लोग आगे की ओर बढ़ाएं। बहुत अच्छी बात है, लगातार देखिए, बहुत बढ़िया। कई बच्चे एकदम फटाफट देख पा रहे हैं, लगातार उनका कमेंट्स आते जा रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान दीजिए, कुलदीप जी देखिए हमारी ओर से कह रहे हैं कि लाइक बहुत कम है, लाइक बहुत कम है, देखिए कुलदीप जी कह रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए ध्यान दें। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से स्टेप पे हम लोग चलते हैं। चलिए अब गंगा स्नान आज होगा ही, आज जो गंगा स्नान होगा वो आजीवन याद रहने वाला गंगा स्नान होगा और आज का गंगा स्नान एकदम मजेदार होने वाला है। चलिए तो आप
आप सभी लोग का लगातार अंगूठा मिल गया और लाइक लेकिन कम नजर आ रहे हैं जी, अभी तक 860 ही है। देखने वाले मित्र हमारे लगभग 1300-1400 पहुंच गए हैं। एक बार लाइक बटन दबाइए और तब अभी का क्लास का आनंद बढ़ जाएगा। लाइक देखते हैं तो मेरा पढ़ाने का जोश और बढ़ जाता है, दुगना हो जाता है। चलिए, लगातार 1000 लाइक आपने पूरा कर दिया, तो अब हम भी इस जिम्मेवारी को पूरा करते हैं। और देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम इसमें चलने जा रहे हैं, जिस पर आप ध्यान दीजिए। नदी का बेसिक क ख ग घ, नदी का बेसिक क ख ग घ पहले चलेगा, और जो बच्चे क ख ग घ जान गए ना, तब डिटेल चलेगा। दोनों चलना चाहिए। तो चलिए, क ख ग घ के लिए तैयार हो जाइए। एक बार में मैक्सिमम देखते हैं कितने रिवर सभी बच्चे क्लियर कर पाते हो। इसको सुनोगे, फिर डिटेल जब चलेगा तो आपको बहुत मजेदार पेज की ओर ले चलेंगे और फिर लगेगा कि हाँ, इतना डिटेल रिवर कभी नहीं पढ़े थे, उतना आपने पढ़ा दिया। तो चलिए जरा ध्यान दें, एक एक स्टेप को हम लोग समझेंगे और तब ज्यादा बढ़िया आपका क्लियर होते चला जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने भारत का मानचित्र को बनाया। अब भारत के मानचित्र में जितने नदियां हैं वो सभी लोग ठीक से सुनेंगे। ध्यान दें, हम चाहेंगे कि हमारे सभी मित्र एकदम ध्यान से हमारी बात को सुनेंगे। अभी कहां से निकलता है, कहां जाता है, इस पर एनर्जी नहीं लगाइएगा, डिटेल में चलेगा, क्लियर होगा। ये हमारा सिंधु नदी है और सिंधु का हम लोग देखें सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी ये चिनाब है। चिनाब है, हम लोग जब डिटेल देखेंगे तो चिनाब कहां से निकलता, कैसे लंबी नदी है, डिटेल चलेगा। यहीं पे हम लोग जब चलेंगे तो ये झेलम है, फिर हम लोग चलेंगे तो रावी है, फिर एक बाहर से लाएंगे ये सतलज है और यहीं पर ब्यास है। तो अभी 5 रिवर आप जल्दी जल्दी सिंधु का सहायक याद कीजिए। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सभी लोग को याद हो गया। दूसरी बात सुनेंगे, अभी एकदम कोई कमेंट्स नहीं कीजिए, 0 लेवल का क्लास है। इस क्लास को बढ़िया से पकड़िए, अभी खुश मत होइएगा। ये क ख ग घ है, इतना कम से कम आना चाहिए, तब इस पूरे को एक तंत्र कहेंगे। फिर उसका जब डिटेल करेंगे तब लगेगा कि हाँ सर, और क्लास में मजा आ गया, बहुत अच्छा सीख रहा है। और आज गंगा का डिटेल होगा, खूब ध्यान से सीखिए। आज 3:30 से हो सकता है आप लोग को अंक गणित भी मैथ में शुरू होगा इसी चैनल पर। जिन बच्चों का अंक गणित कमजोर है, पूरे अंक गणित निःशुल्क चलेगा और उस बैच को भी आप आनंद उठा सकते हैं। 3:30 से बने रहिएगा। चलिए, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक रिवर है, इसी नदी का नाम है गंगा। यहाँ पे इसकी सहायक है, इसका नाम है यमुना। गंगा यमुना, गंगा यमुना। थोड़ा सा इसका सहायक कर दें, नीचे से एक सहायक है, इसका नाम है सोन। नीचे से एक सहायक है सोन, ऊपर से कोसी, गंडक, सरयू और गोमती। कोसी, गंडक, सरयू, गोमती। सोन के बाद यमुना की सहायक है केन, बेतवा, चंबल। केन, बेतवा, चंबल। लेकिन अभी यमुना की सहायक सब हम छोड़ दे रहे हैं, अभी आप केवल गंगा यमुना ठीक कर लीजिए। इधर से चलेंगे ये ब्रह्मपुत्र है, यहां से चले तो ये ब्रह्मपुत्र है, इधर से चले तो सिंधु है। फिर हम लोग चले, ये आपका नर्मदा है, यहाँ ताप्ती है, नर्मदा और ताप्ती। दूसरी बात, यहाँ पे चले, ये महानदी है। फिर देखेंगे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। कम से कम अभी इतनी बात सीख जाए तो हम एकदम 0 लेवल का बेसिक किया है। अब कई बच्चे को कुछ पता नहीं होता है, तो उस समय डिटेल तंत्र में उन्हें समस्या होती है। अभी हम प्रयास कर रहे हैं, कम से कम जितना जरूरत है वो सब लोग का एकदम याद रहे। तो एक बार फिर से सभी लोग जरा ध्यान दीजिए, सिंधु और सिंधु के 5 सहायक, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इधर हम आए तो गंगा यमुना, गंगा यमुना, गंगा यमुना, सहायक अभी छोड़ दीजिए। फिर इधर से जब आए तो इसी का नाम था ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र है। फिर हम चले तो नर्मदा, ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती। इसके बाद हम चले तो महानदी, महानदी। फिर हम चले तो गोदावरी, गोदावरी। फिर हम चले कृष्णा और फिर हम चले कावेरी। सुन ले, पहले हम चाहते हैं नीचे वाला ठीक हो जाए, यहां तक एकदम सही हो जाए और तब गंगा तंत्र अभी डिटेल चलेंगे। फिर से एक बार थोड़ी सी बात सुन ले, नर्मदा, ताप्ती, नर्मदा, ताप्ती। ये भारत की बहुत दुलरुआ नदी है, क्योंकि सभी रिवर इधर बह रही है, ये अपोजिट बह रही है। बिंद और सतपुड़ा, महादेव, ये सब पर्वत के समय आपको समझाए थे, उसी के फ्रंट्स घाटी में बहती है। चूंकि ये पर्वतीय क्षेत्र से बहती है, इसलिए ये कई भागों में नहीं बढ़ती है और डेल्टा के बदले ये दोनों एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का मतलब जहां ये लास्ट करती है, समुद्र का ज्वार वहां तक पहुंचता है और इसीलिए नर्मदा और ताप्ती डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ये दोनों भारत की दुलरुआ नदी है। और घर में ज्यादा दुलरुआ कौन होता है? पोता की नाती, तो नाती का ज्यादा दुलार होता है, नाती का दुलार ज्यादा होता है। और इसीलिए आप ध्यान रखना, नाती से नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती। इस साइड में रख जाओ कि बहुत महान था, महान था तो गोदी उठाए और गोदी में कृष्ण भगवान निकल गए, उनको कावेरी लेके चले गए। मन में सोचो कि महान था तो गोदी उठाए, गोदी में कृष्ण भगवान है, कावेरी लेके चले गए। तो बहुत महान था तो महानदी, गोदी उठाए गोदावरी, कृष्ण भगवान निकले कृष्णा और कावेरी लेके चले गए तो कावेरी। हम समझते हैं नीचे वाला एकदम क्लियर हो गया होगा। नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इधर गंगा यमुना, गंगा यमुना। इधर ब्रह्मपुत्र, इधर ब्रह्मपुत्र। इधर सिंधु, 5 सहायक, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। यहां तक की बात अगर एकदम क्लियर है तो एक एक अंगूठा दीजिए कि गंगा नदी हम एकदम डिटेल शुरू करें और गंगा स्नान में आपको भी लगे कि सर आज जबरदस्त मजा आ गया। इतनी बात जिनको एकदम सही है, सिंधु, 5 सहायक, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब इतना ही रटो, फिर डिटेल चलेंगे इसे। इधर ब्रह्मपुत्र, इधर गंगा यमुना, इधर नर्मदा ताप्ती, इधर महानदी,
गोदी उठाए गोदावरी, कृष्ण भगवान कृष्णा कावेरी लेके चले गए। यहां तक एकदम सही है, एकदम ओके लिख दीजिए और फटाफट वेरी गुड। देखिए हमारे बहादुर लोग यहां तक तो एकदम सही कर लिए, और नाधा तो आधा और आधा तो पूरा। देखिए अभी कितना मजा आएगा। और आज का क्लास तो अब ओरिजिनल दोपहरी चढ़ने जा रहा है। एक बार इसके लिंक को एक एक व्यक्ति 4-4 आदमी को शेयर कर लीजिए, जो ग्रुप में है वहां शेयर कर लीजिए, क्योंकि अब क्लास ओरिजिनल जबरदस्त दोपहरी पहुंचने जा रहा है। तो सभी बच्चे अपने 4-4 मित्रों तक कम से कम शेयर कीजिए, और तब अब क्लास देखिए कितना हम गर्दा उड़ाने जा रहे हैं। लगेगा कि सर वाकई क्लास में मजा आ गया, क्योंकि ये तो हमने बेसिक बात की है, ये बहुत इनिशियल बात थी। चलिए बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम बच्चे का हमने देखा ओके, सबका परमिशन हो चुका है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। इसमें अब आगे का सिस्टम हम लोग समझ पाए, आगे का सिस्टम हम लोग समझें, और गंगा रिवर को एकदम ध्यान से समझो। पहले एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दे, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्टिव। गंगा भारत के कितने राज्य से गुजरती है, हमें आंसर कर दो। गंगा भारत के कितने राज्य से गुजरती है, हमें आंसर कर दो। हम देखें कितने बच्चे एकदम ठीक ठाक सोच पाते हैं। गंगा भारत के कितने राज्य से होकर जाती है, ये आंसर कर दीजिए। आप 3, 4, 5, 6 जो न समझ में आता है लिखिए, और तब हम शुरू करें। अभी आपको हमने बताया गंगा रिवर उत्तराखंड से निकलती है, ऐसे ऐसे करते हुए यहां चली जाती है। तो गंगा रिवर भारत के कितने राज्य से गुजरती है, 1, 2, 3, 4, 5 जो समझ में आए आप फटाफट आंसर कीजिए, और तब देखिए कितना जो है आनंद आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कई बच्चे 5 असिस्ट लिखे हैं, कई 4 लिख रहे हैं, कई 7 लिख रहे हैं। और वाह, ये तो सब लोग का वेरिएशन है जी, वेरिएशन है, आंसर एक नहीं है, वेरी कर रहा है सबका। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए YouTube पर रहेगा कि नहीं रहेगा ये लास्ट में तय होगा। अगर 2000 लाइक आप लोग लास्ट होते होते गंगा होते होते पूरा कर दिए तो YouTube पर रहेगा, नहीं तो प्राइवेट हो जाएगा। आप लोग को एक बड़ा टास्क दे देते हैं। चलिए तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या इसमें है, इस चीज को हम लोग समझें, ध्यान दें। वेरी गुड, 4, 5, 6 के बीच हम लोग देख पा रहे हैं। सबसे पहला जो राज्य है ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड से ही गंगा निकलती, उत्तराखंड के बाद यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश के बाद तब ये बिहार में प्रवेश करती है, बहुत थोड़ा झारखंड में जाती है। आप जैसा कि जानते हो सुल्तानगंज के जस्ट बाद झारखंड, तो बहुत थोड़ा झारखंड में जाती है, और इसके बाद बंगाल होते हुए इंडिया छोड़ देती है, बांग्लादेश चली जाती है। तो गंगा नदी हमारे भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, उत्तराखंड 1 है, उत्तर प्रदेश 2 है, बिहार 3 है, झारखंड 4 है, और बंगाल 5 है। तो जितने बच्चे ने 5 आंसर दिया था वे लोग का जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। तो बहुत बढ़िया, देखिए कई बच्चे बिल्कुल सीरीज एकदम सही कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम लोग जरा ध्यान से सुनेंगे, अब ध्यान से सुने एक एक करके। अब गंगा का हम डिटेल कर रहे हैं, सुनिए ठीक से। गंगा नाम से कोई नदी नहीं निकलती, ध्यान देंगे। 5 राज्य सभी बच्चों का क्लियर हो गया। गंगा नाम से कोई नदी नहीं निकलती। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 चीज नदी का नाम है, एक का नाम है भगीरथी और दूसरा का नाम है अलकनंदा। बिल्कुल ध्यान दीजिए बढ़िया से, एक है भगीरथी और दूसरा है अलकनंदा। भगीरथी और अलकनंदा ये दोनों देवप्रयाग में एक साथ मिलते हैं, और यहां से इसकी संयुक्त धारा को गंगा कहते हैं। यानी गंगा जो नाम देख रहे हो ये देवप्रयाग से शुरू होता है, उसके पहले इसका नाम भगीरथी और अलकनंदा है। अब हम चाहेंगे यहां से कॉपी एकदम आप पूरे ध्यान यहां पर लाओ, इधर उधर का ध्यान एकदम हटा दो, चूंकि क्लास अब लेवल पकड़े। और यहां से उन बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है जो लोग एकदम अच्छे उच्च कोटि के एग्जाम भरने के लिए मैदान में हो और सोच रहे हो, उन लोग को यहां पे काफी आनंददायक लगेगा कि हाँ बिल्कुल बेस सही होगी। आज हम सिर्फ गंगा को केवल उत्तराखंड पढ़ा रहे हैं, बहुत डिटेल क्लास है, और इस डिटेल क्लास में हमने शुरू से बताया है कि हमारी खासियत 0 से हीरो लेवल है। जो बच्चे एकदम 0 लेवल पे हैं उन लोग को भी पूरा बढ़िया से इसको सीखना है, और उत्तराखंड पूरे डिटेल अभी समझना है। तो चलिए हम लोग अभी शुरू करते हैं उत्तराखंड की पूरी बात, और उत्तराखंड में हम लोग यहां पर पूरे ध्यान देंगे जो हम समझाने जा रहे हैं। उम्मीद है एक बार जो बच्चे ध्यान दे दोगे क्लियर हो जाए। उत्तराखंड में मुख्य रूप से गंगा के लिए 3 मेन ग्लेशियर है, जब यमुना पढ़ोगे तो एक और बढ़ जाएगा। बर्फ के जो बड़े बड़े पार्ट देख रहे हो उसको ग्लेशियर कहते हैं, और एक ग्लेशियर जो देख रहे हो ये ग्लेशियर हमने अभी बताया आपको। अब सब लोग का ध्यान चाहिए, कमेंट्स बंद कर लो, कमेंट्स करोगे तो समझ में नहीं आएगा। हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि कमेंट सेक्शन एकदम बंद कर लीजिए और उसके बाद ध्यान दीजिए, तब समझ में बहुत अच्छा आएगा। तो आपको यहां पर खूब बढ़िया से समझना है, उत्तराखंड में एक बर्फ का ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर को हम लोग गंगोत्री के नाम से जानते हैं। गंगोत्री एक बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा है, ग्लेशियर है। इसके बाद उत्तराखंड में ही एक ग्लेशियर है जिसको सतोपंथ के नाम से जानते हैं, सतोपंथ एक ग्लेशियर का नाम। एक और ग्लेशियर है, इसको हम लोग मिलाम ग्लेशियर के नाम से जानते हैं, मिलाम। 3 ग्लेशियर की बात चल रहा है, एक ग्लेशियर को हमने कहा गंगोत्री, दूसरे ग्लेशियर का नाम हम लोग चला सतोपंथ, और तीसरा ग्लेशियर हम लोग चले मिलाम। अब इसमें एक एक करके सभी बच्चे खूब ध्यान दीजिएगा, तब क्लास बहुत अच्छा से समझ में आएगा। गंगोत्री से एक नदी निकलती है, और इस नदी को हम लोग जानवी रिवर कहते हैं। ये जानवी है, अभी गंगा नहीं है। गंगोत्री से जो रिवर निकली वो रिवर को जानवी रिवर कहते हैं, और जानवी रिवर एक मोड़ पे पहुंचती है, जिस मोड़ को हम लोग गोमुख के नाम से जानते हैं। ये गोमुख है, और गोमुख के पास ये जो जानवी रिवर है, जैसे ही गोमुख से आगे बढ़ती है, इसी रिवर को हम लोग भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं।
बिल्कुल दिमाग में आपका सेट करना है, थोड़ा अच्छा सेक्शन है इसलिए थोड़ा लोड पड़ेगा, लेकिन मुझे मालूम है हमारे बहादुर लोग इतने व्यवस्थित लोग हैं कि आज का क्लास में उन्हें लगेगा कि सर सुपर कंसेप्ट गंगा का मिला है, क्योंकि गंगा में जो हम आज को पढ़ाने जा रहे हैं आज और कल में इतने इंपॉर्टेंट सेक्शन क्लियर हो जाएंगे कि आजीवन आईएएस परीक्षा तक की बात मैं कर रहा हूं, गंगा से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, यूपीएससी की बात मैं कर रहा हूं। और इसीलिए ये उन लोग तक पहुंचना आसान है जो मन लगाओगे, ध्यान दो। बाकी छोटे परीक्षा रेलवे वगैरह तो केवल गंगा छुएंगे समझेंगे, इतना के बाद जितना बात समझ में आएगा रेलवे खत्म हो जाएगा। पूरी बात सुन लेना, उसके बाद जितना तुम्हें समझ में आता है रेलवे उतना ही है। बाकी जो बच्चे पूरा का पूरा समझ रहे हो मतलब यूपीएससी लेवल तक का एकदम कवर हो जाएगा गंगा तुम्हारा। तो चलिए अभी बिना कोई कमेंट किए खूब बढ़िया से सुनते जाइए। पहले हमने देखा एक ग्लेशियर है गंगोत्री, और गंगोत्री हम लोग देखे यहां से रिवर निकलती है जानवी, और फिर जानवी जैसे ही गोमुख से पहुंचती है इसका नाम होता है भागीरथी। यही भागीरथी बाद में गंगा बन जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन होता है रेलवे वगैरह में जहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कई बार बच्चे हमसे पूछे हैं, जितने जगह कंफ्यूजन है सब आज दूर हो जाएगा। आज आप जिस चैनल पे हो कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर आपको नजर आएगा और लगेगा एक नाम की सार्थकता, क्यों नाम ऐसा दिया। बताइए गंगा नदी निकलती है गोमुख से कि गंगोत्री से? कई बार यह भी क्वेश्चन रहा है, दोनों दे देता है। उस समय बच्चों को कंफ्यूजन देखने लायक होता है। जो केवल रहते हैं कभी मानचित्र पे प्रैक्टिस नहीं किए उन लोग को पूछा जाता है कि गंगा निकलती है गोमुख से कि गंगोत्री से, तो कई बच्चे गंगोत्री लिखते, कई बच्चे गोमुख लिखते। लेकिन आपको ध्यान रखना है दोनों भी रह जाए तो ध्यान रखना है कि गंगा नदी गोमुख से निकलती है, गंगोत्री से नहीं कहना। गंगोत्री से इधर जानवी है, गोमुख के बाद भागीरथी है, और भागीरथी बाद में गंगा बनेगी, यानी गंगा भागीरथी का ही नाम होगा, और इसीलिए गंगा नदी गोमुख से निकलती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, गंगोत्री आंसर नहीं करना। बहुत बढ़िया, दूसरे स्टेप की ओर हम चले। भागीरथी नदी में ही एक नदी आके मिलती है, इस रिवर का नाम है भिलांगना। भिलांगना और भागीरथी और भिलांगना ये दोनों नदी जहां पे मिलती है इसी को हम लोग गोविंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। देखो आपको कई प्रयाग आएंगे, प्रयाग का मतलब उत्तराखंड और यूपी में प्रयाग का सेंस है नदियों के संगम का स्थान, उसको प्रयाग कहते हैं। जब भी हम आपको प्रयाग बोलेंगे तो समझना नदियों के संगम का यह स्थान है। और आपसे कंपटीशन में अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछा जाएगा गोविंद प्रयाग में किन किन दो नदियों का संगम होता है, तो वहां पे आप जो अभी सीखने जा रहे हो, आज अभी जो सीखोगे यही चीज तुम्हें मेन काम देगा। तो जल्दी बताओ गोविंद प्रयाग में कौन कौन दो नदियों का संगम है? तो ध्यान रखना भागीरथी और भिलांगना, ये दोनों नदियां गोविंद प्रयाग में संगम करती। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, यही गोविंद प्रयाग में, इसी गोविंद प्रयाग में आपको ध्यान रखना है एक नदी पर बहुत ऊंचा बांध बांधा गया, और यह भारत का सबसे ऊंचा और विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। इसी को टिहरी बांध के नाम से जानते हैं। देखो आपको क्वेश्चन आता है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? कई लड़के आज भी भाखड़ा नंगल के फेर में पड़ा है। भाखड़ा नंगल 2006 के पहले तक था, 2006 के बाद भाखड़ा नंगल की ऊंचाई केवल 225 मीटर है, जबकि टिहरी बांध की ऊंचाई 207.5 मीटर, कई जगह 261 मीटर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। यह भाखड़ा नंगल बांध से काफी ऊंचा है। और टिहरी बांध जब बन रहे थे, टिहरी बांध जब बनाए जा रहे थे, तो यहीं पे काफी ज्यादा मात्रा में पेड़ काटना निर्धारित हुआ, और इसी को बचाने के लिए आप लोग सब लोग पढ़े हो चिपको आंदोलन। यही टिहरी गढ़वाल का ये क्षेत्र कहलाता है। चिपको आंदोलन यहीं पे हुआ सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। तो आपको गोविंद प्रयाग क्लियर है, यहीं पे टिहरी बांध है, और टिहरी बांध के बारे में हमने बता दिया कि यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, और इसकी ऊंचाई 207.5 मीटर है, और विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध। अब हम लोग यहां से देखें, गोविंद प्रयाग से फिर ये नदी निकलती है, भागीरथी चल रही है, तो ये नदी फिर भागीरथी ही है, भागीरथी आगे अब कंटिन्यू कर रही है। अब इसका दूसरा मोड़ हम लोग देखते हैं। दूसरा मोड़ काफी इंपॉर्टेंट है, एक मोड़ को हम पहले फिक्स कर दें ताकि आप इस बात को एकदम समझ जाएं, और तब अब दूसरे मोड़ की बात चले। दूसरा मोड़ के लिए हम लोग अब चलने जो जा रहे हैं इसको देखें। अब चलने जो जा रहे हैं ये है सतोपथ और मिलाम ग्लेशियर, इनकी कहानी चलेगी। तो उम्मीद करते हैं कि अब खूब बढ़िया से अब सुनो, ध्यान दो सबको। सतोपंथ से एक नदी निकलती है, इस नदी को हम लोग कहते हैं विष्णु गंगा, विष्णु गंगा। और मिलाम से एक निकलती है, इस नदी को कहते हैं धौली गंगा, धौली गंगा। मिलाम ग्लेशियर से चलती है धौली गंगा, और सतोपंथ से निकलती है विष्णु गंगा। और विष्णु गंगा और धौली गंगा ये दोनों जहां मिल जाती है इसी के नाम से इसका नाम है, जिसको हम लोग विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब हम कहेंगे विष्णु प्रयाग तो आप कहोगे कि सर समझ गए, विष्णु गंगा और धौली गंगा, जब ये दोनों गंगा एक दूसरे में मिलती है तो इसी नदी को ना हम लोग कहते हैं, यहां से जो रिवर है इसी नदी का नाम है अलकनंदा रिवर। ये अलकनंदा रिवर है, अलकनंदा रिवर है, और यहीं पे बगल में बद्रीनाथ है। कभी कभी दो क्वेश्चन आते हैं, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है, तो आंसर अलकनंदा होता है। कई किताबों में यह भी लिखा रहता है कि अलकनंदा बद्रीनाथ से ही शुरू होता है, सही ही लिखा है, क्योंकि इसके पहले तो इसका नाम विष्णु गंगा और धौली गंगा है, बद्रीनाथ के पास ही विष्णु प्रयाग के पास ही बद्रीनाथ है, और बद्रीनाथ से ही इसका नाम मुख्य रूप से अलकनंदा देख रहे हो। अब अलकनंदा रिवर भी एक लंबी रिवर है, इस साइड में पहले से हम देख रहे हैं भागीरथी रिवर आ रही है, और ये दोनों नदी जहां पे मिलती है इसी को हम लोग देवप्रयाग कहते हैं। और देवप्रयाग में सब उत्तराखंड की बात चल रही है,
देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों का संगम होता है, यहां से इसके संयुक्त धारा को गंगा कहते हैं। लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट कई चरण बाकी है, अभी आप लोग कमेंट्स एकदम नहीं कीजिए, सुनिए अभी बढ़िया से, तब उत्तराखंड के पंचप्रयाग की बात चलेगी। और पंचप्रयाग जिन बच्चों का क्लियर है उन लोगों को स्टेप समझ में आ जाएगा। पहले एकदम ध्यान दे दीजिए, हम लोग इस रिवर को पढ़ चुके, इस रिवर का नाम क्या था? अलकनंदा। अलकनंदा में एक और नदी आके मिलती है, इस नदी का नाम है पिंडार नदी, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है पिंडार नदी। और पिंडार नदी और अलकनंदा ये जहां मिलती है इसी को हम लोग कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। ये कर्णप्रयाग, इसके ऊपर अगर चलेंगे तो एक नदी और आती है, इसको नंदकी नदी के नाम से जानते हैं। और नंदकी नदी जहां अलकनंदा से मिलती है इसको नंदप्रयाग के नाम से जानते हैं। इसी के थोड़ा नीचे अगर चले तो यहां पर एक रिवर है, इस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी। और ये जहां मिलती है इसी को रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। देखो जी, सभी प्रयाग आपका एक साथ कर रहे हैं। उत्तराखंड का यह पंच प्रयाग बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और आप जो लड़के यहां ध्यान दे रहे हो उनका क्लियर होगा। और यहां पे दिमाग लगाना है अच्छा से, मंदाकिनी नदी के किनारे, मंदाकिनी रिवर के किनारे इंपॉर्टेंट पैलेस है, इसी को केदारनाथ कहते हैं। देखो केदारनाथ और बद्रीनाथ ये दोनों, अब सोचो कई बच्चे गंगा पूरा पढ़ लेता है, उसको ये भी नहीं मालूम होता है कि गंगा के किनारे उसी के ब्रांचेस के किनारे केदारनाथ बद्रीनाथ है, कौन नदी के किनारे है। पंचप्रयाग की बात होती है तो उसको क्लियर नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट सेक्शन कर रहे हैं, एक बार फिर हम बनाएंगे तो अपर स्टेप आएगा। जो बच्चे चाहते हो कि सर अभी बहुत जटिल में गंगा पूरे लेके चलेंगे, हमने आपको शुरू में ही बताया कि क्लास का लेवल 0 to 3 लेवल हो, और इतने लेवल पे होता, 0 लेवल के समय कई बच्चे को लगेगा, हम एकदम जानते हैं, धीरे धीरे 0 लेवल चढ़ेगा, लगेगा कि नहीं बहुत कुछ सीखना होता है। हमारे क्लास में दोनों खूबसूरती कॉन्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पे सब लोगों का ध्यान चाहेंगे, उत्तराखंड में एक शब्द आता है जिसको पंचप्रयाग कहते हैं। एक दो बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया, कौन पंचप्रयाग नहीं है? ये पंचप्रयाग में कौन कौन नदियों का संगम है, ये सभी बच्चे को एकदम दिमाग में सेट चाहिए। तो पंचप्रयाग आपको ध्यान रखना है, अलकनंदा के सहारे मुख्य रूप से पंचप्रयाग की बात होती है, ये भागीरथी के सहारे पंचप्रयाग नहीं होता है। चूंकि यही जो है केदारनाथ बद्रीनाथ है, इन मार्गों में इन पांचों प्रयाग का भेंट होगा। मतलब इधर से कोई व्यक्ति जाएंगे तो अगर बद्रीनाथ केदारनाथ तक जाना है तो पांचों प्रयाग रास्ते में आपको भेंट होंगे। सबसे पहला जो भेंट होगा इसका नाम आप देख पा रहे हो, इसी को देवप्रयाग कहते हैं। पंचप्रयाग में पहला प्रयाग है देवप्रयाग। जब इससे ऊपर बढ़ोगे तो इसी का नाम है रुद्रप्रयाग। फिर रुद्रप्रयाग से जैसे ही ऊपर बढ़ोगे तो इसी का नाम है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग से जैसे ही ऊपर बढ़ोगे इसका नाम है नंदप्रयाग, और नंदप्रयाग से जैसे ही ऊपर बढ़ोगे तब इसका नाम है विष्णुप्रयाग। ये पांचों प्रयाग अगर मिला देंगे तो इसी को उत्तराखंड का पंचप्रयाग कहते हैं। देखो उत्तराखंड का पंचप्रयाग आपको हमने पढ़ाया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, कौन प्रयाग में कौन कौन नदियों का संगम है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, हम उम्मीद करते हैं हमारे सभी बच्चे बता देंगे। जल्दी बताओ, देवप्रयाग में कौन कौन नदी मिलती है? कमेंट्स करके आप आंसर दे दो जल्दी जल्दी। देवप्रयाग में कौन कौन नदी मिलती है, उसकी खासियत क्या है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए अब आप लोग का आंसर आना शुरू हो रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छी बात है, और हमने आपको टास्क दिया है 2000 लाइक पूरा रह गया तो ये वीडियो आप लोग को आज रहेगा, वरना प्राइवेट हो जाएगा। लाइक वाले में जिनको अच्छा लग रहा है, लगातार आप चाहते हो कि दोबारा देखें, दोबारा देखें, रिवीजन करें, डाउनलोड करके देखें, लाइक बटन दबाइए और एकदम मिजाज से इस वीडियो को फिर आराम से देखते रहिए, और नहीं तो फिर प्राइवेट होगा। क्लास लाइव के साथ ही केवल बने रहिए। वेरी गुड, देखिए कई बच्चे का आंसर सही हो गया। देवप्रयाग में हम लोग देखे भागीरथी, भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदियों का संगम है, और यहीं पे इसका नाम गंगा हो जाता है। देवप्रयाग में ही भागीरथी और अलकनंदा मिलती है और यहीं से इसका नाम गंगा हो जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। रुद्रप्रयाग में किन दो नदियों का संगम है? जल्दी जल्दी आंसर लिखो, लिखने से ही याद होगा। आप पहले लिख दोगे रुद्रप्रयाग, फिर लिखो ये दोनों नदी मिली है, चोरी कर सकते हो, देख के भी तो लिखो, उसके बाद धीरे 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 अपने से आ जाएगा। हम आपके दुख को समझते हैं। कई बच्चे अचानक इतने सिस्टम प्रयाग देखे होंगे तो कई लोग की स्थिति खराब भी होती, लेकिन धीरे धीरे सब सीख जाओगे, घबराना नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग देखें रुद्रप्रयाग की बात किए तो रुद्रप्रयाग में आपने देखा दो नदी, एक का नाम आपने देखा अलकनंदा, ये अलकनंदा, और दूसरे नदी का नाम आपने देखा, ये नदी थी मंदाकिनी। मंदाकिनी और अलकनंदा ये दोनों जहां मिलती है इसी को रुद्रप्रयाग कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। जल्दी बोलो, कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम है? क्वेश्चन ऐसे ही आता है यूपीएससी तक का। ये सब इतना अच्छा क्वेश्चन है कि अधिकांश बच्चे से नहीं बनता है, लेकिन आप चुके डिटेल मानचित्र में देख रहे हो, इसलिए फटाफट सभी को याद होते चला जाएगा। जल्दी से जल्दी हमें बता दीजिए, कर्णप्रयाग किन दो नदियों का संगम है? वाह वाह बहादुर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर देखिए आ रहा है। कर्णप्रयाग आप सभी लोग देख रहे हैं कि इसमें अलकनंदा, अलकनंदा और दूसरे रिवर के जिसकी बात चल रही है वो है पिंडार नदी। पिंडार नदी को ही हम लोग कर्णगंगा के नाम से भी जानते हैं। आपको ध्यान रखना, कई बार चॉइस में पिंडार नहीं देके कर्णगंगा भी दे देता है। कर्णगंगा पिंडार का ही नाम है। नाम कर्णप्रयाग क्यों है? क्योंकि कहावत महाभारत के अनुसार है, इसी पिंडार नदी के किनारे, इसी पिंडार नदी के किनारे कर्ण जो महाभारत का था वो सूर्य की आराधना किया था, सूर्य का तप किया था, और यही कर्णप्रयाग के पास सूर्य देवता आके उसको कवच कुंडल दिए थे। अब ये नहीं दिए, बस हम लोग को नहीं मतलब है, महाभारत के ऐतिहासिक कहानी के अनुसार पिंडार का संबंध कर्ण से।
आपको कभी कभी रिवर्स क्वेश्चन दे देगा। महाभारत के पात्र कर्ण का संबंध है अलकनंदा नदी से, भगीरथी नदी से, गंगा नदी से, पिंडार नदी से, तो आंसर पिंडार होगा। पिंडार को ही हम लोग कर्ण प्रयाग कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा, नंद प्रयाग की बात चलेगी तो आप सभी लोग समझ गए होंगे अलकनंदा रिवर और नंद की नदी, ये दोनों का जहां संगम है उसी को नंद प्रयाग कहते हैं। और विष्णु प्रयाग को आप सभी लोग देखे, विष्णु गंगा और धौली गंगा, विष्णु गंगा और धौली गंगा, ये दोनों का जहां संगम होगा उसको हम लोग विष्णु प्रयाग कहेंगे। तो ये पंच प्रयाग, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर पूरे मानचित्र का एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो उत्तराखंड में इससे नीचे जब गंगा उतरेगी, ऋषिकेश और हरिद्वार, उसकी कहानी में अब देखना है। बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट सबका हो गया। अब जल्दी से ये जो प्रयाग का मानचित्र है इसको जल्दी से एक मानचित्र में बनाए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। घर पे बैठ के 2 बार अभ्यास कीजिएगा, तब जाकर के पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बैठ करके खूब बढ़िया से 2 बार प्रैक्टिस करिएगा, तब जाकर के पूरा का पूरा आपका बेस एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग मेन इंपोर्टेंट गंगा के हम लोग सिस्टम को देखें। अब हम लोग इससे आगे कल मजा आएगा, मजा आएगा। आज भी जो बच्चे पढ़े हुए थे बहुत कुछ सीखने को मिला है और गंगा से आपका कॉन्फिडेंस गंगा की तरह पवित्र हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरा दावा है। आप एक बार मन से पढ़ लो, फिर कोई किताब का कोई सेट बनाओ, कोई चीज आपको प्रयाग आ जाए, कुछ आ जाए, गंगा देखते ही तुम मुस्कुरा उठोगे कि हम राहुल सर के विद्यार्थी हैं, हमने कंसेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर में गंगा को गंगा की तरह निर्मल कर दिया है, कोई समस्या मुझे नहीं रहा है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक। जिन बच्चों को क्लास अच्छा लगा फटाफट एक लाइक कर दीजिए और आप जल्दी जल्दी एक एक पुष्पगुच्छ और अंगूठा देते हुए आज की क्लास से विदा होंगे। कल के क्लास में गंगा पूरा कंप्लीट खत्म करेंगे और थोड़ा सिंधु नदी तंत्र पर आपका ध्यान दिलाएंगे। उसके बाद 2 क्लास और होगा, नदी तंत्र आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास आपका यहीं तक। कल का क्लास हम लोग के लिए बहुत मजेदार होना है, कल का क्लास बहुत मजेदार होना है और कल के क्लास में हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। लाइक की संख्या कम है, 1700 लगभग पहुंचा है। 2000 अगर पहुंच जाते हैं आपके लास्ट होते होते तब तो वीडियो छोड़ देंगे और नहीं तो वीडियो प्राइवेट हो जाएगा, फिर आप ऐप में इसको आराम से देखते रहेंगे। चलिए तो आज का क्लास यहीं तक। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।